नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं भारतेंदु के बारे में। इनके बारे में हमने कल की कक्षा में भी पढ़ा था। साथ ही जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने अपनी रचनाओं और अपनी जो कृतियां थी उनको ऐसे रूप में लिखा और ऐसी ऐसी रचनाएं की कि जो विद्वान है उन्होंने जिस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचनाएं की थी उस काल का नाम ही भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम रखा गया। साथ ही उनके बाद अगले जो विद्वान थे वो द्विवेदी जी ने भी ऐसी जो रचनाएं की अपने काव्य में। ऐसा प्रचुर मात्रा में जो काव्य कृतियां हैं उनमें ऐसा रस वादन किया कि हर किसी को पसंद आने लगी वो। और उनके जो काल का नाम था वो द्विवेदी काल नाम रखा गया। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने जो गद्य काव्य जो लिखा है वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप में लिखा है। इनके पहले जो लल्लू लाल वगैरह जो कवियों ने जो गद्य काव्य जो लिखा था उनमें इतनी शुद्धता देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए जो जो गद्य को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने वाले अगर कोई कवि और विद्वान है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो जो डॉक्टर नगेंद्र है उन डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा है। पहले उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जो पुनर्जागरण काल के नाम से उन्होंने जो नाम रखा है जिस काल का, वो भारतेंदु काल ही है। तो पहले सभी कालों का नाम हम यहाँ पर समझ लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को चार भागों में बांटा। जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने आधुनिक काल को चार भागों में बांटा। सबसे पहला जो काल था उसका नाम उन्होंने रखा था पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण काल और इसी काल को भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जो इसका समय था वो 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य का जो समय था इसी को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अगला जो काल था उसका नाम था जागरण काल। और जागरण काल को एक और नाम से हम जानते हैं द्विवेदी काल के नाम से। द्विवेदी काल द्विवेदी काल। और जो द्विवेदी काल था इसका समय था सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी के जो मध्य का काल था वो द्विवेदी काल के नाम से जाना गया। साथ ही अगला काल था छायावादी युग। अगला जो काल था छायावादी युग के नाम से जाना गया। छायावादी युग इसका जो समय था सन 1918 से 1938 ईस्वी के मध्य। 1938 ईस्वी के मध्य का काल छायावादी काल के नाम से जाना गया। फिर छायावादोत्तर काल जो था अगला, छायावादोत्तर छायावादोत्तर काल। इसका जो समय था 1938 से 1953 के मध्य। 1938 से 1953 के मध्य। जो ये छाया उदोत्तर जो काल है इसको फिर दो भागों में बांटा गया। जो दो भाग है इसके, पहला है प्रगति प्रयोग काल। पहला भाग था छाया वादोत्तर काल का पहला भाग है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति
प्रयोग काल, साथ ही अगला जो भाग है इसका नवलेखन काल। नवलेखन काल, जो प्रगति प्रयोग काल था इसका जो समय है वो है सन 1938 से 1953। 1938 से 1953। 1938 से 1953। साथ ही जो नवलेखन काल है इसका जो समय था 1953 से अब तक। ये दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। और जो वो दो भाग है वो है प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक जो काल था उसको चार भागों में बांट दिया। पहला जो काल था पुनर्जागरण काल, इसका नाम एक और था भारतेंदु काल, जिसका समय था 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य का काल। अगला जो काल था जागरण काल, इसका दूसरा नाम है द्विवेदी काल, और इसका जो समय था 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी के जो मध्य का काल था उसको जागरण काल या द्विवेदी काल कहा गया। फिर अगला जो काल था छायावादी युग। छायावादी जो युग का समय था वो 1918 से 1938 ईस्वी के मध्य का काल रहा। साथ ही फिर छायावादोत्तर काल, इसको दो भाग में बांटा गया, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। जो प्रगति प्रयोग जो काल था वो 1938 से 1953 ईस्वी के मध्य का काल रहा, और जो नवलेखन काल था वो 1953 से अब तक का काल माना जाता है नवलेखन काल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समझने में कोई समस्या हो तो अवश्य बताइए कमेंट में। और इसके बाद जो ये जितने भी कालखंड इनका जो नाम लिखा गया, ये जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के नाम के अनुसार ही डॉक्टर नगेंद्र ने सभी कालों को अलग अलग नामांकन किया है। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल के बारे में। ये चार काल है, चारों कालों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा में हम भारतेंदु काल के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु काल का एक और नाम है पुनर्जागरण काल, जिसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य का काल। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल, भारतेंदु काल का समय 1857 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1855 से 1885, 1855 से 1885। रचना काल के, रचना काल के, रचना काल के महिमा मंडित, महिमा मंडित कवित्व, महिमा मंडित कवित्व के कारण, कवित्व के कारण इस युग का नाम, इस युग का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग पड़ा, भारतेंदु युग पड़ा। साथ ही किंतु 1857 से 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी के इस काल में, के इस काल में, इस काल में प्रवृत्ति आधारित रचना,
प्रवृत्ति आधारित रचना प्रवृत्ति आधारित रचना कवि को प्रमुखता रचना के कवि को प्रमुखता दी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कालखंड जो रहा था वो 1855 से 1885 के मध्य का रचना काल रहा और इनके महिमा मंडित कवित्व के कारण इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। किंतु 1857 से 1900 ईस्वी के इस काल में प्रवृत्ति आधारित रचनाएं की गई। साथ ही जो प्रवृत्ति आधारित जो रचना के जो कवि थे उनको ही इसमें अधिक प्रमुखता या महत्व दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल लगभग 35 साल तक ही जिए थे और 35 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की कि वो विश्व विख्यात हो गए। सभी कवियों को उनकी रचनाएं बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही जो जितने भी श्रोता थे इनकी रचनाओं को सुनते थे या जो पढ़ते थे बहुत उनको आनंद आता था इनकी रचनाओं को पढ़ने में। साथ ही ये सभी के पसंदीदा कवि होने लगे थे, इसीलिए इनके नाम पर उस काल का नाम रखा गया भारतेंदु युग। अब हम भारतेंदु युग की जो बाकी जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। हिंदी गद्य के वास्तविक जनक हिंदी गद्य के वास्तविक जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया क्योंकि भारतेंदु की भाषा में लल्लू लाल जैसा पंडिताऊपन नहीं था। ना ही सदल मिस्र जैसा पूर्वीपन था। यही कारण है गद्य पूर्व में लिखे किंतु हिंदी गद्य का प्रारंभकर्ता भारतेंदु द्वारा किया गया या प्रारंभकर्ता भारतेंदु को माना गया। प्रारंभकर्ता
भारतेंदु को माना गया। हिंदी गद्य के जो वास्तविक जनक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। साथ ही क्योंकि भारतेंदु की जो भाषा थी वो लल्लूलाल की भाषा के जैसा पंडिताउपन नहीं था उसमें, ना ही सदर मिश्र जैसा पूर्वीपन था। बिल्कुल सरल भाषा और शुद्ध भाषा थी उनकी, हर कोई उनकी भाषा को समझ सकता था, ऐसी भाषा थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ना ही सदर मिश्र जैसा पूर्वीपन था उसमें। यही कारण है गद्य पूर्व में लिखे गए इन कवियों के द्वारा, और वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो किस काम के गद्य थे, वो किसी को अच्छे नहीं लगे। भारतेंदु ने जो गद्य लिखे थे वो उनकी जो भाषा थी वो बिल्कुल सरल और सहज भाषा थी, इसीलिए सभी को उनके जो गद्य काव्य हैं वो अधिक पसंद आए। साथ ही जो भारतेंदु के बारे में अगले जो पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु के द्वारा हिंदी साहित्य को भारतेंदु के द्वारा हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिया गया। नवीन मार्ग दिया गया। सर्वप्रथम देश हित, सर्वप्रथम देश हित, समाज हित, समाज हित, देश हित, समाज हित में हिंदी भाषा में तथा हिंदी भाषा में रचना भारतेंदु द्वारा रचना भारतेंदु द्वारा की गई। तो भारतेंदु के द्वारा हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिया गया, एक नया मार्ग मिला हिंदी साहित्य को भारतेंदु की जो रचनाएं जो गद्य काव्य है उनके माध्यम से। साथ ही सर्वप्रथम देश हित, जो राष्ट्र की जो रक्षा के लिए जो कार्य किया गया वो भारतेंदु की रचना के माध्यम से उन्होंने देश हित में कई रचनाएं लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी वो किसी राजा महाराजा के बारे में लिखी जाती थी, साथ ही उन राजाओं की ही पढ़ाई होती थी उन रचनाओं में। किसी भी कवि ने देश हित में इतनी अच्छी रचनाएं नहीं लिखी। ऐसे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही रहे जिन्होंने देश हित को सर्वप्रथम माना और अपनी रचनाओं में देश हित के बारे में अधिक से अधिक उन्होंने लिखा। सर्वप्रथम देश हित के अलावा उन्होंने समाज के बारे में भी बात की। जो समाज के जो ऐसे गरीब लोग थे जिनके बारे में कोई जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में कोई स्थान नहीं दिया था, पर भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे कवि थे जिन्होंने जो गरीब और दीन दुखी जो लोग थे उनका जितना भी अध्ययन करना था उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। साथ ही उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी तक उन गरीब और दीन दुखी की जो समस्या थी सभी के बीच में उन्होंने पहुंचाई। तो भारतेंदु की रचना द्वारा की गई हिंदी भाषा में उन्होंने सभी रचनाएं की थी। अब इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने भारतीय जीवन व भारतेंदु ने भारतीय जीवन व
साहित्य की दूरी, साहित्य की दूरी, साहित्य की दूरी। भारतेंदु ने भारतीय जीवन व साहित्य की दूरी, साहित्य की दूरी को कम किया, को कम किया। वह साहित्य में, वह साहित्य में नए नए आविष्कार किए। साहित्य में, साहित्य में नए नए आविष्कार किया, आविष्कार किया। भारतेंदु द्वारा, भारतेंदु द्वारा, भारतेंदु द्वारा जनता की भाषा में, जनता की भाषा में या आम लोगों की भाषा में गद्य रचना को, गद्य रचना को, गद्य रचना को प्रमुखता दी गई, गद्य रचना को प्रमुखता दी गई। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने भारतीय जीवन और जो साहित्य की जो दूरी थी उसको कम किया, साथ ही साहित्य में नए नए आविष्कार किए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और भारतेंदु के द्वारा जनता की भाषा को अपनाया गया, गद्य जनता की भाषा में ही लिखे गए, क्योंकि जो जनता की भाषा थी, आम लोगों की जो भाषा थी, उनकी भाषा में गद्य लिखे गए, इसीलिए हर किसी को उनकी रचनाएं पसंद आने लगी और इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। साथ ही अब भारतेंदु जो मंडल के जो साहित्यकार थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिन्होंने भारतेंदु के साथ में मिलकर उनके साथ में ही जो रचनाएं की हैं, उन्हीं ने जो भाषा यूज की उसी भाषा को यूज करके उन्होंने भी गद्य रचनाएं की, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार। भारतेंदु के लगभग 35 वर्ष के काल में, भारतेंदु के लगभग 35 वर्ष के काल में, 35 वर्ष के काल में एक समान लेखन, एक समान लेखन प्रवृत्ति के लेखकों का, प्रवृत्ति के या समान प्रवृत्ति के लेखकों का, समान प्रवृत्ति के लेखकों का अच्छा खासा मंडल बनकर, अच्छा खासा मंडल बनकर तैयार हो गया था। भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हैं, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि, भारतेंदु
मंडल के प्रमुख कवि जिन्होंने भारतेंदु के जैसे ही रचनाएं की, उनमें है सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बाद अगले जो कवि थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनके बाद में अगले जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। एक और इनका नाम है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अगले जो कवि है ठाकुर जगमोहन सिन्हा। इनके बाद जो अगले कवि थे भारतेंदु युग के, वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट, भट्ट। तो भारतेंदु के लगभग जो 35 साल की उम्र थी, उस उम्र में एक समान लेखन और समान प्रवृत्ति के लेखकों का अच्छा खासा एक मंडल बनकर तैयार हो गया था। और भारतेंदु के जो मंडल के जो कवि थे, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, साथ ही ठाकुर जगमोहन सिन्हा और पंडित बालकृष्ण पंडित बालकृष्ण भट्ट। साथ ही और भी बहुत सारे कवि थे जिनको हम आने वाली कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा का समय हो गया, इसीलिए इन कवियों के बारे में हमने इतना ही अध्ययन किया। बाकी के बचे हुए कवि भी हम पढ़ने वाले हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।